नहीं नहीं देख पा रहा है, क्योंकि आर और जेड दोनों डिपेंडेंट है। अगर आप आर देख रहे हो तो जेड भी देख रहे हो, क्योंकि दोनों डिपेंडेंट है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसी कारण तो अब सपोज करो आर भी रहे, थीटा भी रहे और जेड भी रहे, ये अगर तीनों का तीनों रहेगा, तो आप क्या कर रहे हो? आर देख रहे हो तो क्या जेड चेंज नहीं हो रहा है? चेंज तो हो ही रहा है, बिकॉज यू हैव टेन अल्फा इज इक्वल टू आर अपॉन जेड। तो जैसे ही आपने आर जेड डॉट किया, आपको तुरंत आर डॉट का वैल्यू तो मिल ही जाएगा, या आर डॉट यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो जेड तो तुम्हारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, है ना? सो आपको पूरी की पूरी जो हमारी फॉर्मुलेशन है, वो पूरी की पूरी फॉर्मुलेशन क्या है? पूरी की पूरी फॉर्मुलेशन कुछ इस तरह से है कि आप इंडिपेंडेंटली मोशन को एनालाइज करो, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। इतना ज्यादा हमारा ह्यूमन ब्रेन होता नहीं है कि सबको एक साथ देख पाए, ठीक है ना? देखो ह्यूमन ब्रेन बिल्कुल डिफरेंट ढंग से वर्क करता है। आप घर में कोई भी बुक भी सजाते हो तो क्या सजाते हो? कुछ सिमेट्री के साथ सजाते हो, इंडिपेंडेंटली सजाते हो। भाई ये क्लासिकल की बुक रख दिया, इसको रख, ताकि आपको काम करने में आसानी होती है। एग्रीड और नॉट? उसी तरह से यहां भी हम क्या करते हैं, इंडिपेंडेंटली चीजों को एनालाइज करते हैं। और एक्चुअल मोशन तो सब मिला जुला ही होगा, ठीक है, लेकिन एनालाइज करने के लिए, मैथमेटिक्स करने के लिए आपको क्या चाहिए? इंडिपेंडेंसी चाहिए, ठीक है ना? तो ये चीज आप दिमाग में रखोगे, ठीक है? ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। So for the spherical, again we have to just go for x y z। इसके बगैर तो कुछ भी डिफाइन नहीं कर सकते हो आप। तो आपको वहां भी जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, वहां एक्स वाई जेड अपना बनाना होगा, है ना? सो ऑलवेज, सो अगेन अ पॉइंट इन स्पेस। अगर एक्स वाई जेड में देखते हो तो इसे हम एक्स वाई जेड कहते हैं। अगर आप स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखते हो, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में देखते हो, तो ये क्या हो जाएगा? आर थीटा फाई। अगर स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में देखते हो तो क्या होगा? आर थीटा एंड फाई, ठीक है? So this is your variable for the spherical polar coordinate. Now you have to define what is your r, what is your theta, what is your phi. आप इसे रो जाई काई कह दो, है कि नहीं? आपको जो इच्छा है वो कह दो, लेकिन आपको उसको डिफाइन वैसे ही करना पड़ेगा, ठीक है? सो व्हाट इज आर हियर? बताओ जी नवीन, आर क्या है? कहां से कहां का डिस्टेंस? सपोज ये ओरिजिन है, ओरिजिन से यहां पर हम डिस्टेंस कहां से ले रहे हैं? ओरिजिन से। और सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में कहां से ले रहे थे? जेड एक्सिस से। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है ना? सो दिस इज अ origin r, दिस इज डिस्टेंस r, ठीक है? अब ये yz प्लेन में नहीं है, मेरे पास मजबूरी है कि मैं इसे yz प्लेन में दिखा रहा हूं, बट दिस इज नॉट इन yz प्लेन। ये कुछ ऐसा है ना, ऐसा है ये, ठीक है? इस तरह से है। सो दिस इज समथिंग लाइक दैट। व्हाट इज थीटा? थीटा क्या है? जो सेकंड वेरिएबल जो लिखते हो, दैट इज दिस वन। इसे आप पोलर एंगल कहते हो। कौन सा एंगल कहते हैं? पोलर एंगल, ठीक है? दिस इज योर पोलर एंगल। ओके, नाउ आर का कंपोनेंट जेड डायरेक्शन में लेकर जाओगे, आप ऐसे समझ सकते हो। ये मेरा पाम जो है, ये ऐसे समझ लो, ऐसे कर है ना? दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज योर जेड एक्सिस। ये आर है ना? आर यू गेटिंग माय थिंग? दिस इज आर एंड दिस एंगल इज थीटा, ठीक है? ये एंगल थीटा है। सो आर का कंपोनेंट जेड डायरेक्शन में क्या होगा? आर कॉस थीटा। सो जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। दूसरा जो कंपोनेंट होगा वो कहां आएगा? अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस आएगा।
एक्स वाई प्लेन में आएगा वो। जैसे ये है ऐसे है, इसका एक प्रोजेक्शन ऐसे आया, दूसरा प्रोजेक्शन तो ऐसे ही होगा, दैट इज इन व्हाट, एक्स वाई प्लेन। सो सेकंड प्रोजेक्शन इज व्हाट, एक्स वाई प्लेन। तो इसका जो एक्स वाई प्लेन में जो प्रोजेक्शन होगा, दिस वैल्यू, ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को क्या कहते हैं, आर साइन थीटा। ठीक है, और ये जो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसे क्या कहते हैं, फाई। ठीक है, सो यू हैव x इज इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई। ठीक है, एग्रीड। यहां पर मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं कि आप x डॉट y डॉट z डॉट की वैल्यू निकालो और सारा कैलकुलेट करो। ठीक है, मैं डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी लिख रहा हूं। सो दैट काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m r डॉट स्क्वायर r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट स्क्वायर। आप जरा कैलकुलेशन करना, तो एक चीज ध्यान में रखना कि यहाँ सर्कुलर सिमेट्री तुम्हें कहाँ नजर आता है। सर्कुलर सिमेट्री का मतलब कहीं कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कुछ वन आएगा, वही तो सर्कुलर सिमेट्री देखते हैं। वो जरा देखना कहाँ कैलकुलेशन में नजर आता है। इनफैक्ट आज क्लास के बाद ही करोगे इसे और मुझे बताओगे कहाँ नजर आएगा, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि वो क्या है वो। ठीक है, तो आप बहुत शॉर्टकट में भी कैलकुलेशन कर सकते हो, लेकिन पहले आप खुद सारा कैलकुलेशन करो। क्लियर है ये? सो दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी। ऑब्वियसली आर डॉट का डायमेंशन क्या है, मीटर पर सेकेंड। आर थीटा डॉट का डायमेंशन क्या है, मीटर पर सेकेंड। आर साइन थीटा फाई डॉट का डायमेंशन क्या है, मीटर पर सेकेंड। बट व्हाट इज योर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, आर थीटा एंड फाई। दिस इज योर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, ये आपका जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है। क्लियर है जी, है ना? नाउ सेम प्रॉब्लम को जरा फिर से करते हैं। ये आपका पार्टिकल ऑन कोन है। हर एक प्रॉब्लम का स्टोरी क्रिएट करना बहुत जरूरी है ना? वो प्रॉब्लम नहीं है, वो एक स्टोरी है। जैसे एक बुक पढ़ते हो तो बुक में अलग अलग चैप्टर में अलग अलग स्टोरी होती है, उसी तरह हर एक प्रॉब्लम एक स्टोरी है, उसे समझना बहुत जरूरी है ना जी? क्या प्रॉब्लम बना है यहाँ पर, बताओ बताओ। ये एंगल अल्फा है, क्या प्रॉब्लम हो सकता है अभी जितना पढ़े हम लोग? राइट द काइनेटिक एनर्जी इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। लिखो फटाफट, राइट द काइनेटिक एनर्जी इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक है, फास्ट कौन लिखता है? एंड अगेन व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, 2। तो दो ही जनरलाइज कोऑर्डिनेट होने चाहिए, है ना? आ गया, वेरी गुड। यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू अल्फा आपका इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट होगा, है ना? ये बताओ यहाँ पर इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट क्या होगा? आप ये जो पॉइंट दोगे, कोई भी पॉइंट क्या दोगे, आर थीटा एंड फाई दोगे, है ना? लेकिन ये पार्टिकल में थीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा। व्हाट इज थीटा? थीटा इज मेकिंग एंगल, और यहाँ आर क्या है, दिस इज आर, ये हमारा आर है ना? ये आर हमेशा जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, दिस आर इज मेकिंग एंगल अल्फा विद जेड एक्सिस, है ना? सो यहां पर थीटा की वैल्यू क्या होगी, अल्फा।
आप चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो। कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? वी हैव tan अल्फा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई जेड, है ना? एंड देन वी कैन पुट x इज इक्वल टू r sin थीटा cos phi, y इज इक्वल टू r sin थीटा sin phi, cos स्क्वायर phi plus sin स्क्वायर phi is equal to 1. So you have r sin theta by z is equal to r cos theta. So you have tan alpha is equal to tan theta, alpha is equal to theta. ठीक है, क्लियर है ये, है ना? सो आप इजिली लिख सकते हो। सो व्हाट विल बी काइनेटिक एनर्जी, क्या है आंसर बताओ? हाँ, चलो करो करो करो। व्हाट विल बी काइनेटिक एनर्जी? आ गया तुम्हारा सिक्का? क्यों? ये काइनेटिक एनर्जी है, हैं? तो इसमें थीटा की वैल्यू क्या पुट करोगे? अल्फा, तो थीटा डॉट की वैल्यू क्या होगी? जीरो। पुट करो इसमें। स्फेरिकल पोलर में यही काइनेटिक एनर्जी होगा ना? ठीक है, so this kinetic energy is half m r dot square theta dot, थीटा की वैल्यू क्या पुट कर दें? थीटा इज इक्वल टू अल्फा, सो थीटा डॉट इज इक्वल टू जीरो, है ना? सो r dot square and this will be r square sin square अल्फा, ठीक है? एंड दैट इज व्हाट? phi dot square। क्लियर है ये? ठीक है। सो बेस्ट पार्ट ये है कि आपको किस प्रॉब्लम में अप्रोच करना है, इट्स ऑन योर चॉइस। क्या बताओ ये? क्यों? अल्फा की वैल्यू कांस्टेंट है। अगर अल्फा की वैल्यू मैं पाई बाई 4 कर दूं तो क्या होगा? थीटा डॉट की वैल्यू जीरो। अरे थीटा इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा कांस्टेंट है ना, तो डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, इसी कारण वो जीरो हो गया। ठीक है, ओके, क्लियर है? हाँ, यही काइनेटिक एनर्जी हो गया भाई। व्हाट इज योर जनरलाइज कोऑर्डिनेट? आर एंड फाई, फाई, आर एंड फाई इज योर जनरलाइज कोऑर्डिनेट। ठीक है, सो आप इसको इजिली देख सकते हो। जब प्रॉब्लम करेंगे तो और आप चीजों को समझ पाओगे। ठीक है, सो ऑलवेज डिग्री ऑफ फ्रीडम और जनरलाइज कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा? सेम होगा, है ना? दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ओके। सो ये तो हम लोगों ने एक बेसिक अपनी प्रिपरेशन कर ली सिमेट्री को समझने के लिए और जानने के लिए। ठीक है, लेकिन एग्जाम में जरूरी नहीं है कि जो आपको एकदम कंप्लीट फॉर्म है वही होगा। आपको एग्जाम में अपने हिसाब से इन सारे चीज को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम। ठीक है, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट? हाँ, आर डॉट को क्यों चेंज करोगे भाई? इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट क्या है? हुँ? अरे इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट है क्या? एक है। हाँ? ये क्या है? इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट तो ये है। इक्वेशन तो कंस्टेंट ही है, ये सब डायनेमिकल वेरिएबल है, आर और फाई। ठीक है भाई, जो डायनेमिकल वेरिएबल होगा वही तो वेलोसिटी देगा, वही तो काइनेटिक एनर्जी देगा। ठीक है, आप इसमें कैसे पार्टिकल को मूव करा सकते हो? इंडिपेंडेंटली या तो आर के डायरेक्शन में मूव करा सकते हो या तो फिर घुमा सकते हो इंडिपेंडेंटली। अल्फा वेरी क्यों करेगा कौन में? मतलब तो स्फीयर में तो आर कांस्टेंट रहेगा, जरूरी थोड़ी उसमें अल्फा ये रहे। हाँ, फ्री पार्टिकल है तो वेरी करेगा, सब वेरी करेगा। ये होगा, जब फ्री है तो ये होगा, जब कंस्टेंट है तो ये होगा। क्या कंफ्यूजन कहाँ है ये बताओ, कंफ्यूजन कहाँ है?
हाँ, क्या चेंज किया था? अरे यहां भी तो चेंज कर लिया, थीटा इजिकल टू अल्फा, वही चीज तो किया यहां पर। देखो फिर से समझने की कोशिश करो, है ना। अरे भाई, वेरिएबल अलग है, वेरिएबल का डेफिनेशन अलग है, तो अलग अलग कंस्टेंट आएगा ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जब सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में करे तो वेरिएबल क्या था? आर था, थीटा था, जेड था। वहां पर आर और जेड के बीच में रिलेशनशिप था। वही रिलेशनशिप आपको स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में कैसा दिख रहा है? वो थीटा इज इक्वल टू अल्फा दिख रहा है। ठीक है, तो उसको यहां पर जेड की वैल्यू थोड़ी लेकर के आओगे। ठीक है, वही तो किया यहां पर, देख लो, टेन अल्फा इज इक्वल टू, वहां भी यही चीज था, यहां भी यही चीज है। ये आपने किस में लिखा है? ये आपने लिखा है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में। सिलिंड्रिकल में इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे बताओ? टेन अल्फा इज इक्वल टू, क्या होगा ये? आर बाई जेड, है ना। ये आपने सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में लिखा, ये आपने किस टर्म में लिखा? ये आपने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखा। ठीक है, इसी चीज को आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ऐसे लिखा है। क्लियर है ये? है ना। तो सेम चीज को आप अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिख रहे हो। समझ में आ रहा है? हाँ, तो एक, अब ऐसा मत कर लेना एग्जाम में कई बच्चे ये भी करते हैं, ऐसा मत कर लेना कि एक सिलिंड्रिकल का ले लिया, एक कार्टेशियन का ले लिया और एक स्फेरिकल का ले लिया। नहीं, या स्फेरिकल है तो आप सारा चीज स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में उस पार्टिकल के लिए करोगे, ये नहीं करना है। ठीक है, क्लियर है ये? पक्का? ठीक। चलो, सो लेट्स गो फॉर आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट? कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। उसको हम देखने की कोशिश करते हैं और फिर एटलीस्ट लैग्रेंजियन को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज मोर देन एनफ फॉर योर इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट, जनरलाइज कोऑर्डिनेट, एंड एक फील आ गया हमें करना क्या है। ठीक है, फिर जब प्रॉब्लम करते जाएंगे तो एक एक चीज समझ में आता जाएगा। क्लियर है ये? ओके, जहां नहीं समझ में आएगा पूछोगे। चलो, सो कैलकुलस ऑफ वेरिएशन क्या कहता है ये समझने की कोशिश करो, और प्लीज थोड़ा थोड़ा तैयार हो जाओ। कैलकुलेशन, कैलकुलस, क्या होता है कैलकुलस का स्पेलिंग? कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। देखो, इन जनरल दिस इज अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, है ना, मैथमेटिक्स का पार्ट है जो कि हमारे फिजिक्स में का बेस है ये। ठीक है, वो क्या कह रहा है वो समझो। दिस इज वन ऑफ द मेथड वेयर यू कैन ऑप्टिमाइज योर शेप, साइज, पाथ, इसको आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो इस ट्रिक के थ्रू। एक तरह से मैक्सिमा मिनिमा का इंटीग्रल फॉर्म है ये। ठीक है, तो ये हम देखते हैं क्या है कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। सपोज यू हैव वन इंटीग्रल आई, कोई भी एक इंटीग्रल आई है। ठीक है, साथ साथ लिखते जाओ। सपोज यू हैव वन इंटीग्रल आई, और ये फंक्शन है, ये इंटीग्रल फंक्शन है y, y डॉट x और dx का। सपोज ये कोई इंटीग्रल है ना। व्हाट इज y डॉट हियर? y डॉट जो है वो क्या है? dy अपॉन dx है। ठीक है, so this is y dot. Now what is calculus of variation? What is it says that suppose you are doing the first differential equal to zero of the whole integral, तो अगर आप जीरो कर रहे हो that means you are getting the either maxima or minima. ठीक है, so if you are going for the first differential zero, so there is a if this is the condition,
इफ ये आपका कंडीशन है, तो ये जो एफ है, इफ के बाद क्या आता है, देन। इंग्लिश में पढ़े हो ना, इफ के बाद क्या आता है, देन आता है ना। सो इफ दिस होल्ड्स, ये अगर होल्ड करेगा, देन दिस एफ विल फॉलो, एफ जो है y डॉट x विल फॉलो ऑयलर लैग्रेंजेस इक्वेशन। ये क्या फॉलो करेगा, ऑयलर लैग्रेंजेस इक्वेशन। क्लियर है ये फॉलो करेगा ऑयलर लैग्रेंजेस इक्वेशन। एंड व्हाट इज दिस ऑयलर लैग्रेंजेस इक्वेशन? सो दिस इज बेसिकली d अपॉन dx, किसके रेस्पेक्ट में है, x के रेस्पेक्ट में है ना, डेल अपॉन डेल y डॉट f माइनस डेल f अपॉन डेल y विच इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, ऑयलर लैग्रेंजेस इक्वेशन। ठीक है, सो दिस इक्वेशन इज ऑयलर लैग्रेंजेस इक्वेशन। इसका बहुत ही ज्यादा फायदा है ना। सो दिस इज बेसिकली ऑयलर लैग्रेंजेस इक्वेशन। इसका बहुत ही फायदा है, बहुत ही डिफरेंट टाइप के शेप के बारे में बात कर सकते हो, साइज के बारे में बात कर सकते हो, ऑप्टिमम पाथ के बारे में बात कर सकते हो, एन नंबर ऑफ यूज ऑफ दिस थिंग। बट मैं उसमें नहीं जाऊंगा, बट आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए कि ये कैसे वर्क करता है, एक प्रॉब्लम करता है, ठीक है, जो कि आपको पता भी है उस प्रॉब्लम के बारे में, और फिर हम लोग यहां से क्लासिकल मैकेनिक्स में मूव करेंगे। ठीक है, ये बताओ किसी भी प्लेन पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा पाथ होता है, स्ट्रेट लाइन, बचपन से पढ़े हुए हैं। दो पॉइंट के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, दैट इज व्हाट, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये हम प्रूफ करके देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेट्स गो फॉर दिस। और कहां से प्रूफ करेंगे, ऑयलर लैग्रेंजेस इक्वेशंस लिखे, उतार लिया पूरा, चलो तो देखते हैं क्या है कहानी। सो वी हैव y वर्सेस x, है ना, y वर्सेस x, पाथ के बारे में यही बात करेंगे। ठीक है, सपोज दो पॉइंट है, ये पॉइंट A है और दूसरा पॉइंट क्या है, B है। ठीक है, इस पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के बीच में कोई भी जो डिस्टेंस, कोई भी एक डिस्टेंस तो ऐसे हो सकता है ना, इसी को देखना है कि स्ट्रेट लाइन है या नहीं, अगर ये शॉर्टेस्ट है तो, है ना। सो मैं क्या कह रहा हूं, एक छोटा सा टुकड़ा ले रहा हूं इसका, दिस इज योर ds। ठीक है, ये पूरा का पूरा डिस्टेंस s है, उसे मैं क्या कह रहा हूं, ds। ठीक है, सो दिस s कैन बी नथिंग बट इंटीग्रल ऑफ ds। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा जूम आउट करके दिखा रहा हूं आपको, तो ये आपका कुछ ऐसा होगा, इसे मैं क्या कह सकता हूं, dx, और इसे मैं क्या कह सकता हूं, dy। and when dx and dy tends to 0, then you can just assume this is nothing but what, straight line। अब अगर आप बहुत स्मॉल एलिमेंट को ले रहे हो तो, क्लियर है ये, ओके। सो नाउ आई कैन राइट दिस ds is equal to रूट अंडर dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर। करते जाओ साथ साथ, है ना, करते जाओ करते जाओ, dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर। व्हाट इज मीनिंग ऑफ दैट, meaning of that I can write this whole thing as dx square plus dy square, लिख सकते हैं इसे। So this s is nothing but integral of, I can write 1 plus dy upon dx whole square into dx,
लिख सकते हैं ना, 1 प्लस dy अपॉन dx होल स्क्वायर dx। ठीक है, ओके। नाउ दिस s कैन बी रिटन एज इंटीग्रल ऑफ रूट अंडर 1 प्लस y डॉट स्क्वायर dx। लिख सकते हैं एवरीवन, ओके। नाउ नाउ इसी s को तो आपको एक्सट्रीमम होना है, ठीक है, इसी x को एक्सट्रीमम होना है, तो इसका डेल वेरिएशन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विल बी इक्वल टू व्हाट, 0। ये तो एक जनरल s है, लेकिन इसे जब हम एक्सट्रीमम करेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपको क्या करना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा। नाउ यू कैन यूज दिस वेरिएशनल कैलकुलस ऑफ वेरिएशन हियर, ठीक है। इफ दिस होल्ड्स देन व्हाट इज योर f हियर, f क्या है जरा बताओ, बताओ शिखा, f क्या है? वेरी गुड, दिस इज योर f, ये आपका f है, ठीक है। सो योर f इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस y डॉट स्क्वायर। क्लियर है? अभी तुरंत तो करवाया था, उसे कंपेयर करो। हाँ, कंपेयर करोगे तो पता चलेगा कोई f है, क्या f है बताओ, y डॉट रूट अंडर 1 प्लस y डॉट स्क्वायर, हाँ y डॉट का फंक्शन है, ठीक है। चलो, सो दिस इज योर f। नाउ दिस f विल फॉलो ऑयलर लैग्रेंज इक्वेशन, ये जो f ऑयलर लैग्रेंज इक्वेशन फॉलो करेगा, ये क्या होगा, d अपॉन dx डेल f अपॉन डेल y डॉट माइनस डेल f अपॉन डेल y इज इक्वल टू 0। ठीक है, करते जाओ करते जाओ। नाउ व्हाट विल बी डेल f अपॉन डेल y, नहीं डेल f अपॉन डेल y क्या होगा, 0। क्यों? क्योंकि f एक्सप्लिसिट फंक्शन y का नहीं है। सो यू हैव d अपॉन dx डेल f अपॉन del y dot is equal to 0, which means del f upon del y dot is equal to what, constant, है ना, ठीक है। So that value is what, some constant। So let's calculate what is del f upon del y dot। So del f upon del y dot is y dot root under 1 plus y dot square। होगा ये, कैलकुलेट करो, डिफरेंशिएट करो, है ना, बिना डिफरेंशिएट किए मत आगे बढ़ना। हो गया, डिफरेंशिएट किया, हाँ, आ रहा है ये चीज। So this value is equal to what? Sum alpha। So this value is sum alpha। So now अब क्या हो गया, डिफरेंशिएट करो, बोल तो रहा हूं डिफरेंशिएट करने के लिए, इसको लगेगा पिटाई, सोच कहीं और रहे हो, कर कुछ और रहे हो, यहाँ पर डिफरेंशिएट करो इसको। y dot is equal to constant। So y dot is equal to constant का क्या मतलब है, नाउ इसको लेकर के जाएंगे तो क्या होगा, y dot स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस y dot स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, है ना। So what is y dot square, 1 minus alpha square is equal to alpha square। So y dot square is equal to alpha square 1 minus alpha square। So I can write y dot is equal to, this is some constant, so इसको आप लिख सकते हो some constant m। Now what is dy upon dx is equal to m, which means y can be mx plus c। The value of m and c you can find from what, simply आप इनिशियल कंडीशन से फाइंड कर सकते हो। क्लियर है ये?
सो ये एक ब्यूटीफुल टूल है, इसके थ्रू आप बहुत सारे चीजों को देख सकते हो, है ना। एक दो अच्छे प्रॉब्लम आपके बुकलेट में भी दिए हुए हैं, सो आप करना, बट ये आपके एग्जाम का पार्ट नहीं है, ठीक है। हम्म, देख लेंगे, जैसे कि आपका जो रोप है, रोप को जब ग्रेविटी में छोड़ते हो, ऑप्टिमम ना मैक्सिमम ना मिनिमम, ऐसा नहीं, इसको ऑप्टिमम के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो दोनों के लिए यूज कर सकते हो। जैसे कोई रोप है, रोप को आप ग्रेविटी में छोड़ते हो तो उसका शेप कैसा होता है, कार्टनरी आता है, वो यहाँ से प्रूव कर सकते हो, ठीक है। उसी तरह से आप सिलेंडर का जो पाथ है, सिलेंडर के ऊपर आप मूव कर रहे हो, तो वो कैसा आएगा, उसका पाथ कैसा आएगा, वो आप प्रूव कर सकते हो, सारे चीज कर सकते हो। बट अब ये पाथ के लिए नहीं, कुछ और दूसरे चीज के लिए हो सकता है। आप हमेशा इसको सिर्फ पाथ के लिए थोड़ी यूज करोगे, तो मैथमेटिक्स से इसको कहीं भी यूज कर सकते हो, है ना। सो पाथ के लिए कोई मैक्सिमम डिस्टेंस क्यों देखेगा, तो हमेशा मिनिमम देखेगा, है ना। लेकिन किसी डिफरेंट चीज के लिए आप मैक्सिमा का भी यूज कर सकते हो उसे, ठीक है। ओके, बट हम लोग उसमें नहीं जा रहे हैं, बिकॉज इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ योर कोर्स, ये मैथमेटिक्स के नेट में आता है इन जनरल, ठीक है। सो वैसा है, हम लोग इसका यूज करेंगे। व्हाट इज दैट यूज, दैट इज नोन एज व्हाट, हैमिल्टन्स प्रिंसिपल। सो लेट्स स्टार्ट क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स एम मान लिया। नाउ so let's go for Hamilton's principle. Hamilton's principle, ठीक है। So Hamilton's principle is actually mother of classical mechanics, you can say, ठीक है। इसी के बेसिस पर पूरी की पूरी क्लासिकल मैकेनिक्स इवॉल्व हुई है, ठीक है। सो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि भाई मैं इस, सपोज मास है, इस मास को मैं वर्टिकल फेंक रहा हूं, तो हर बार सेम पाथ फॉलो करेगा, है ना। इट विल ऑलवेज फॉलो द सेम पाथ, अगर इफ इनिशियल कंडीशन इज सेम एंड environment is also same, so it will follow the same path. अगर मैं इसे प्रोजेक्टाइल में एंगल के साथ भेजूं, तो दैट विल फॉलो ऑलवेज पैराबोलिक पाथ। उसी तरह से अलग अलग पाथ हो सकते हैं। सो विच बेसिक मैथमेटिक्स इज गोइंग टू गवर्न इट, उसको कौन सा बेसिक मैथमेटिक्स है जो इसे गवर्न करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। सो दैट बेसिक मैथमेटिक्स इज नोन एज व्हाट, हैमिल्टन्स प्रिंसिपल। सो हैमिल्टन्स प्रिंसिपल क्या करता है, इट विल डिफाइन एक्शन। क्या डिफाइन करता है, एक्शन, है ना। सो इट विल फर्स्ट डिफाइन एक्शन ऑफ अ सिस्टम। It will define action of a system. So what is action? Action is basically, you can write a sometime I, जो चाहे उसमें लिख सकते हो। This will integral of, this will integral of L, एक कोई फंक्शन ले रहा है, and this will function of generalized coordinate, generalized velocity, time, dt. This is definition of action. और आप ऑब्वियसली इनिशियल टाइम से फाइनल टाइम तक जाओगे। आजकल आपका एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है एक्शन कैलकुलेट करना, है ना। इस बार भी था। so, किस किस गेट में था, किस सिस्टम का, हार्मोनिक ऑसिलेटर नहीं, इसका था ग्रेविटेशन फील्ड का, है ना। सिंपल। सो दिस इज योर एक्शन ऑफ अ सिस्टम, ठीक है। नाउ हैमिल्टन्स प्रिंसिपल क्या कहता है, इट विल टेल यू वन ऑफ द वेरी फंडामेंटल थिंग। सपोज आप y वर्सेस t प्लॉट करते हो, और वन डायमेंशन सिस्टम ही है, सपोज यहां से यहां है, ठीक है। सो यू कैन गो फ्रॉम दिस पाथ, you can go from this path, you can go from this path also, so there may be infinite path, but your system will not choose all infinite path. Your system will choose
अ यूनिक पाथ, कैसा पाथ को चूज करेगा वो? यूनिक पाथ को चूज करेगा, एंड दैट यूनिक पाथ इज डिटरमाइंड बाय एक्शन। ठीक है, वो यूनिक पाथ डिटरमाइंड बाय एक्शन। सो कौन सा पाथ चूज करेगा पार्टिकल, कौन सा पाथ चूज करेगा? सो फॉर दैट पाथ, सो particle will choose only those path for which action of a system is extremum. Action of a system is extremum. लिखते जाओ क्या हो रहा है। आइदर मैक्सिमा और मिनिमा, दोनों में को कंबाइंड रूप से क्या कहते हैं? एक्सट्रीमम कहते हैं। आइदर मैक्सिमा और मिनिमा, बहुत ज्यादा बहुत कम नहीं। मैक्सिमा मींस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विल बी जीरो, दैट इज मीनिंग ऑफ मैक्सिमम। ठीक है, एक्शन ऑफ अ सिस्टम विल एक्सट्रीमम। Now, what is meaning of that? Meaning of that, del variation of A, del variation of A from T1 to T2 L Q1, sorry, QI, QI dot T dt must be equal to 0. ठीक है, must be equal to 0. ठीक है, नाउ अगर ये कंडीशन है तो ये तो फॉलो करेगा ऑयलर लैग्रेंजेस इक्वेशन। ठीक है ना, इफ दिस कंडीशन होल्ड देन दिस इज जस्ट गोइंग टू फॉलो व्हाट? ऑयलर लैग्रेंजेस इक्वेशन। सो कैसे फॉलो करेगा? आप अभी तुरंत आप लोगों ने देखा था, क्या देखा था तुमने? हमने देखा था एक आई लिया था और उसके लिए एफ वाई वाई डॉट एक्स dx डेल वेरिएशन, दिस मस्ट बी 0। उसी तरह से यहां पर है डेल वेरिएशन ऑफ ए डेल, यहां पर क्या है? एल क्यू आई डॉट टी डी टी इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो आपको क्या करना है? लिखते जाओ। सबसे बैड हैबिट है, कुछ सुनाई नहीं देता है जब तक आप हाथ नहीं चलाओगे। सो यहां आप क्या कर सकते हो? एफ विल कंपेयर टू एल, y will compare to qi, y dot will compare to qi dot, and t will, sorry, and x will compare to t, x will compare to t। so हमारा जो इक्वेशन हो जाएगा d अपॉन dx del f अपॉन del y डॉट माइनस del f अपॉन del y इज इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ you can just go for d upon dt del L upon del qi dot minus del L upon del qi is equal to what? 0। ठीक है, now what is meaning of that? And this is nothing but Euler-Lagrange's equation, है ना? ये क्या है? Euler-Lagrange's equation। यहां पर कैच है। कैच क्या है? What we want this thing to be equation of motion। हम ये क्या चाह रहे हैं? ये क्या हो हमारा? इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन मींस व्हाट? न्यूटन्स लॉ। ये कैसा बिहेव करे? न्यूटन्स लॉ की तरह बिहेव करे। सो दिस शुड बी इक्वेशन ऑफ मोशन। देन वी शुड आइडेंटिफाई द एल। एल क्या होना चाहिए जिससे कि ये पूरा का पूरा क्या मिल जाए हमें? इक्वेशन ऑफ मोशन मिल जाए। ठीक है, सो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर एल? तो ये जो एल है ये हमने फिर आइडेंटिफाई किया
दिस L इज नथिंग, ये जो L है दिस इज फंक्शन ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, जनरलाइज्ड वेलोसिटी एंड टाइम, and this L is nothing but kinetic energy minus potential energy of a system. ठीक है ना? T plus V क्यों नहीं लिया? सबसे पहले तो T plus V दिमाग में आना चाहिए था, क्यों नहीं लिया T plus V? बताओ। क्योंकि अगर मैं T plus V लेता तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं मिल रहा था। ये इक्वेशन ऑफ मोशन तभी मिल रहा था जब आपने L का फॉर्म जो रखा वो कैसा रखा? T माइनस V, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है ये? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हमें ये इक्वेशन ऑफ मोशन चाहिए था। आप डिफरेंट तरीके से ट्राई कर सकते हो, लेकिन आपको ये कब इक्वेशन ऑफ मोशन मिला? जब आपको L की वैल्यू आपने क्या रखा? T माइनस V रखा, और उसे हम वेरी फेमस क्या कहते हैं? लेग्रेंजियन ऑफ अ सिस्टम। ठीक है? सो दिस इज नोन एज व्हाट? लेग्रेंजियन ऑफ अ सिस्टम। अब वो कैसे देखे, दैट इज डिफरेंट इशू। ठीक है? आप ट्राई कर सकते हो, हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए काइनेटिक एनर्जी लिखो, पोटेंशियल एनर्जी लिखो, इक्वेशन ऑफ मोशन तो तुम्हें पता है क्या आ रहा है, देखो ट्राई करके। क्या? अब जो भी हो, बट आपको अल्टीमेटली चाहिए क्या था? आपको अल्टीमेटली चाहिए था इक्वेशन ऑफ मोशन, तो उसके अनुसार हमें एल का फॉर्म चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? है ना? इन जनरल जरूरी नहीं है कि एल जो है वो क्यू आई डॉट और टी ही हो। अगर एल मान लो क्यू आई डबल डॉट हो, क्यू आई डॉट हो, क्यू आई हो और टी हो, तो पूरा का पूरा इक्वेशन ऑफ मोशन चेंज हो जाएगा, पता है तुम्हें? ये चेंज हो जाएगा और एक और ऑर्डर आ जाएगा आपका, सेकंड ऑर्डर आ जाएगा। लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है? इक्वेशन ऑफ मोशन से मतलब। हमारा मुद्दा क्या है कि हमें इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करें। इसी कारण मैंने डे वन में भी कहा था कि अल्टीमेटली यू हैव टू रीच एट द इक्वेशन ऑफ मोशन। कब आया? अच्छा, मुझे तो नहीं लग रहा है आया क्या नेट में ना, नेट। सो आप, तो इसमें क्या हो जाएगा अगर इसके साथ लिखोगे तो? फर्स्ट वाला प्लस होगा, दूसरा वाला माइनस, तीसरा वाला फिर से प्लस। ठीक है? ये सारे इंजीनियरिंग में लोग काफी ज्यादा यूज करते हैं आगे जाकर के, है ना, करने के लिए, बट हमारे लेवल पर जस्ट हम यही समझने की कोशिश करें। क्लियर है ये? सो दिस इज योर लेग्रेंजियन ऑफ अ सिस्टम। सो अब जब लेग्रेंजियन निकालना है तो आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। और वो काइनेटिक एनर्जी में कितने वेरिएबल होंगे? जितने जनरलाइज कोऑर्डिनेट होंगे। कितनी जनरलाइज कोऑर्डिनेट होंगी? जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकलेगा? इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट से। सारा मुद्दा कहां फंसा हुआ है? इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट से। ठीक है? सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर्मुलेशन ऑफ लैग्रेंजियन। ठीक है? अब इसके आगे की बात नेक्स्ट करेंगे, ठीक है, ताकि वहां से हम फिर से शुरू करें। अगर कल क्लास रहता तो मैं इसको कंटिन्यू कर लेता। ठीक है? उसका कोई फायदा नहीं होगा, तो कल फिर से हम इसे लेके आएंगे। नेक्स्ट वी विल गो फॉर Lagrangian, cyclic coordinate, all this thing, and we will straightforward problems करेंगे। ठीक है? समझ में आ रहा है? हाँ, एक चीज आप लोग हमेशा ध्यान रखो कि